जो भी कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कानूनी व्यवस्था की जाएगी। उसके विषय के ज्ञाताओं का टास्क फोर्स बनाना होगा तो टास्क फोर्स बनाया जाएगा। लेकिन दुनिया के देशों में हिंदुस्तान से लूटा गया जो सामान, पैसे, रुपये रखे गए हैं, एक एक पाई लाई जाएगी और गरीब की भलाई के लिए काम लगाई जाएगी। भाइयों बहनों, आज ग्लोबलाइजेशन का ये जमाना है और ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में हम अकेले एक देश के नाते काम नहीं कर सकते। हमने विश्व की स्पर्धा में अपने आप को टिकाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। अगर विश्व के सामने हमने टिकाना है, बढ़ाना है, तो जैसे गुड गवर्नेंस का महत्व है, वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स का महत्व है और वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व है। भाइयों बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। रोड हो, रास्ते हो, रेल हो, लेकिन आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को बल कैसे दिया जाए, गैस ग्रिड कैसे हो। अगर गैस ग्रिड हो तो सिलेंडर के झगड़े बंद हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्यों ना हो, पूरा देश ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्यों न किया जाए। हिंदुस्तान का इतना बड़ा विशाल समुद्री तट है, वहां पर एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर की विधा खड़ी करके विश्व व्यापार में हम अपनी जगह क्यों न बना सके। भाइयों बहनों, हमारे पास इतनी बड़ी रेलवे है। दुर्भाग्य है मित्रों, देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही रेल, आप देखिए जापान में जो बदलाव आया, क्यों आया? जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया। चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है, लेकिन उसकी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा है। रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में, जहां पर रेलवे को जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए, मैन पावर मिले। रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए जो रिसर्च होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, उसकी अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। भाइयों बहनों, सोच का सवाल है। विचार कोई करे, समय लगाए, देखें। भाइयों बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते रेलवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। आज का रेल का जो नेटवर्क है, उसी को आधुनिक बनाया जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते हैं। भाइयों बहनों, वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुष्क का निर्माण किया था। उस स्वर्णिम चतुष्क ने देश को दुनिया के अंदर एक जगह दे दी थी। भाइयों बहनों, समय की मांग है। 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे। डायमंड जुबिली का समय आएगा। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी के उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें, और जब देश 75 साल गोल्डन जुबिली, डायमंड जुबिली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा कर दें। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। भाइयों बहनों, आज विश्व के अंदर मैंने कहा, हम अलग थलग हिंदुस्तान सोच नहीं सकते। हमारे साथ, हमारे देश में गुनहगार कौन है कौन नहीं, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक समाज के नाते, एक सभ्य समाज के नाते, एक सुशिक्षित संस्कारित समाज के नाते, आज हमारी माताओं बहनों के साथ जो हो रहा है, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। यह हम सबका दायित्व बनता है। नारी सम्मान का, नारी सुरक्षा का, डिग्निटी ऑफ विमेन, यह हमारा सामाजिक दायित्व बनना चाहिए और उस माहौल को हमें क्रिएट करना होगा।
कानून के साथ साथ समाज जीवन की इस व्यवस्था को भी हमने खड़ा करने के लिए प्रयास करना होगा। हमने एक मिशन मोड पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन मोड पे आगे बढ़ना है। मां के गर्भ में 21वीं सदी में बेटी को मार दिया जाए, भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता। लाखों बेटियां मां के गर्भ में मारी जा रही है। ये हम सबका दायित्व है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस मिशन को लेकर हम कैसे आगे बढ़े? भाइयों बहनों, हमने अब नारी की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी बदलना होगा। हमारी नारी, जिसको हमने होम मेकर के रूप में हमने देखा है, अब समय की मांग है हम हमारी देश की नारी को नेशन बिल्डर के रूप में देखें। अगर हम उसको नेशन बिल्डर के रूप में देखेंगे, हमारी सोच बदलेगी और हम विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। भाइयों बहनों, देखिए मैं समय जरा ज्यादा ले रहा हूं। भूख लगी होगी ना? भाइयों बहनों, हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि जिस समय हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए था, हमने अर्बनाइजेशन को चैलेंज मान लिया, एक संकट मान लिया। और हमारी सारी मुसीबतों का कारण ये गलत थिंकिंग रहा है। भाइयों बहनों, अर्बनाइजेशन को एक अवसर मानना चाहिए। विकास के अंदर उसको एक महात्मा के स्वीकार करना चाहिए। नीतियों का निर्धारण उस रूप में करना चाहिए। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज्ड सिटी क्यों न बने? भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। भाइयों बहनों, 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे 2 शहर जो पास है, उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है, उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। भाइयों बहनों, क्या आजादी के इतने साल के बाद गरीब के पास घर नहीं होना चाहिए? क्या छत के बिना जिंदगी गुजारने के लिए उसको मजबूर होना पड़े? क्यों न हम करोड़ों करोड़ों मकान बनाने का सपना लेकर के और राज्यों को उसको जोड़ करके मिशन मोड पे हर राज्य उसमें जुड़ जाए, केंद्र और राज्य मिलकर के गरीब से गरीब व्यक्ति तक कोई घर हो, उसकी दिशा में आगे बढ़े। भाइयों बहनों, जल, जमीन, जंगल, कृषि, पशु, इसके बिना देश नहीं चलेगा। हमारी कृषि आधुनिक बने, प्रोडक्टिविटी बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस कंसेप्ट को हम साकार करें। एक एक बूंद पानी से फसल कैसे पैदा हो,
ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, आधुनिक विज्ञान को कैसे स्वीकार करें, नीतियों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, भारत के लिए आवश्यक फसल के लिए वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए एक मिशन मोड पर अगर काम करें, भाइयों बहनों, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नदियों को जोड़ने वाले संकल्प जो अटल जी ने दिया है, उस अटल जी को सपने को साकार करने के लिए नदियों के जोड़ने के काम को हमने आगाह करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, गुजरात में अमूल डेयरी इतने सालों से चल रही है, क्या हिंदुस्तान के बड़े राज्यों में श्वेत क्रांति नहीं हो सकती है? क्या वहां का हमारा किसान दूध उत्पादन करके उस राज्य की दूध की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इतना ताकतवर नहीं बन सकता है? भाइयों बहनों, हमने उस दिशा में आगे करके देखना होगा ताकि हमारे किसान को कभी मुसीबत झेलनी नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, अगर हमने कृषि विकास करना है तो 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री एंड 1/3 ट्री प्लांटेशन। देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे यहां जमीन को नापा नहीं गया है। आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से तत्काल किसानों की जमीन कितनी है, साइज क्या है, उसका पूरा लेखा जोखा उसको देना चाहिए। तो आज वो अपनी बाढ़ करने के लिए जमीन वेस्ट करता है, वो नहीं करेगा। और वो जो किनारे पर अगर पेड़ लगाएगा, आज हमें टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है, हम टिम्बर इंपोर्ट करने से बच जाएंगे। और इसलिए हमने भाइयों बहनों टिम्बर इंपोर्ट करने से बचना है तो, और हमारे किसान को ताकतवर बनाना है तो, हमने इस बात को बल देते हुए आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। और मुझे विश्वास है मित्रों कि हम अगर उन बातों को करते हैं तो हम परिस्थिति को पलट सकते हैं। उसी प्रकार से बिजली, कैसा देश है, 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, फ्यूल नहीं है, कोयले की खदानें बंद पड़ी हैं। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? अगर राज्य इनिशिएटिव ले, केंद्र मदद करें, 24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, शिक्षा, अगर 21वीं सदी में हमें दुनिया के सामने अपना सर ऊंचा रखना है तो शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारी प्राइमरी एजुकेशन को हमें और अधिक बल देने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ क्यों न हिंदुस्तान के हर राज्य में IIM न हो, क्यों न हिंदुस्तान के हर राज्य में IIT न हो, हाँ, क्यों न हिंदुस्तान में हर राज्य में एम्स न हो। हमारा सपना है हर राज्य में IIM हो, IIT हो, एम्स हो। हमारी शिक्षा की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में हमारा प्रयास हो और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हेल्थ सेक्टर, आज अगर गरीब के घर में बीमारी आ जाए, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में बीमारी आ जाए, उसका पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, वो तबाह हो जाता है। और इसलिए हम अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा में टीचिंग अप्रोच को छोड़ करके लर्निंग अप्रोच पे जाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में आज हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं, आवश्यकता है। बीमारी की चिंता करते हैं, हम स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पैरामेडिकल फोर्सेस, ये सारी शक्तियों को कैसे जोड़ा जाए। भाइयों बहनों, हेल्थ इंश्योरेंस की बातें बहुत हुई हैं, 21वीं सदी में हमें गारंटी देनी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस से अटकना नहीं है, हेल्थ एश्योरेंस का वादा करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस का वादा करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, क्या गरीबी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती? क्या गरीबी सिर्फ नारों का विषय बन जाएगा? भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, हमारी आर्थिक योजना के द्वारा, जन भागीदारी के द्वारा, स्मॉल स्केल कॉटेज, इन सारी प्रवृत्तियों को जोड़ करके हम गरीबी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और गरीबी की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गरीबों का सशक्तिकरण होना चाहिए। एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, उसको भी गरीबी से बाहर आना है, हमने उसको अवसर देना चाहिए। और जहां जहां हमने अवसर दिया है, हमें परिणाम मिले हैं, उसको हमें आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों,
इसके उपरांत एक और महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहा कि दुनिया के सामने जब ताकत से खड़ा रहना है, दुनिया के सामने जब ताकत से खड़े रहना है, तो भाइयों बहनों, हमारे भारत का ब्रांडिंग भी होना चाहिए। हम जानते हैं, बहुत साल पहले हम लोग कोई भी चीज खरीदते थे तो ये लिखा होगा मेड इन जापान, तो हम तुरंत उस चीज को हाथ लगा देते थे। भाइयों बहनों, क्या यह समय की आवश्यकता नहीं है कि हम भी ब्रांड इंडिया की ओर बल दें? और जब मैं ब्रांड इंडिया की बात करता हूं, तब मैं 5T की बात करता हूं। टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। ये 5T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करे, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा, हमारी ट्रेडिशन को दुनिया को परिचित कराना होगा। टूरिज्म में बहुत ताकत होती है। भाइयों बहनों, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। टेररिज्म तोड़ता है, टूरिज्म जोड़ता है। भाइयों बहनों, हम टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन परंपराओं को हम आगे लेकर के चलें। भाइयों बहनों, इन दिनों एक नई शब्दावली हमारे सामने आई है। मैं आज उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं माय आइडिया ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों के आइडिया ऑफ इंडिया हो सकता है। ये किसी की जागीर नहीं हो सकती। आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, यहां पर बैठे लोगों का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। और इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया, इसको कहीं बांधा नहीं जा सकता है। मैं आज माय इंडिया ऑफ आइडिया की बात आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। माय आइडिया ऑफ इंडिया न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच कांच मन निश्चल राखे परधन जाले हाथ रे परधन नव जाले हाथ रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। माय आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा। माय आइडिया ऑफ इंडिया नर करनी करे तो नारायण हो जाए। भाइयों बहनों, माय आइडिया ऑफ इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूं तब, और जब हम 2014 के चुनाव में जा रहे हैं तब, आप सब मेरे साथ
नारा बुलवाएंगे? दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे? मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया। मैं बोलूं, उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया। पूरे हाथ ऊपर करके बोलेंगे। वंशवाद के मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, रहने को घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए, भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए। भाइयों बहनों, वोट फॉर इंडिया का हमारा जो सपना है, देशवासी, भाइयों बहनों, हम यहां से जब विदाई लेंगे, आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद लेकर के आज हम अपने इलाके में जा रहे हैं। हम विजय का व्रत लेकर के जाएं, हम तो विजय व्रती बने, हमारे हर साथी को विजय व्रती बनाएं। और भाइयों बहनों, ये बात याद रखें कि चुनाव का विजय का गर्भाधान, चुनाव के विजय का गर्भाधान पोलिंग बूथ में होता है। पोलिंग बूथ विजय की जननी होती है, और जो जननी होती है उसकी हिफाजत करना हमारा दायित्व होता है। इसलिए पोलिंग बूथ की हिफाजत हो, पोलिंग बूथ की चिंता हो, पोलिंग बूथ जीतने का संकल्प हो, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े और भारत दिव्य बने, भारत भव्य बने। इस सपने को साकार करने के लिए देशवासियों की शक्ति को हम साथ मिलकर के वोट में परिवर्तित करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को ये काम दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब एक चाय वाला चुनाव लड़ता है, आप देश को कहेंगे कि मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास अपना कुछ नहीं है, और आप कहेंगे तो 10 करोड़ परिवारों से फंड जरूर मिलेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बार भाजपा को धन देने के लिए उमंग से आगे आएगा। और हम तय करें मित्रों, हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के धन से हम चुनाव लड़ेंगे। अभी केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। 2012 के गुजरात के चुनाव में गुजरात के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया इकट्ठा करके चुनाव लड़ा 2012 दिसंबर में। 3 बार सरकार, और एक प्रकार से गुजरात में तो 7 बार से सरकार है। लेकिन मुझे पिछले 4 बार से अवसर मिला है। कार्यकर्ताओं ने लोगों से पैसे लेकर के धन संग्रह करके चुनाव लड़ा। हमने इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, इसको निभाना है। और जब एक गरीब मां का बेटा एक चाय वाला मैदान में हो तो देश हमारे भंडार भर देगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।